बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2016 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि जितने भी पेपर्स हैं 2020 से लेके 2017 तक वो सारे आपको क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो जितने एमसीक्यूज़ जो है वीडियो फॉर्म के अंदर जो मैंने हल कराए हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इट्स ए वेरी गुड रिसोर्स। और अकाउंटिंग में कंसेप्ट के बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो प्रैक्टिस है, और बेस्ट मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर्स हैं, तो उनको जाके बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनर का स्टाइल आपकी समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है रिपीट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो फिर सेकंड नेचर आपकी बन जाएगी। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से होगी और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू क्वालिफाई विद A+। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर। ये भी देखें बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। अगर आप जाके देखेंगे पीछे पेपर तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से मोर और लेस इसने पूछा है, और आंसर भी इसके अंदर देखें। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है ये तमाम जो है प्राइमरी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री, बुक्स ऑफ एंट्रीज जिसे कहते हैं, वो उनके अंदर रिकॉर्डिंग करना, जर्नल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सब जो है बुक कीपर करता है। और इसके ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, ये अकाउंटेंट बनाता है। तो पोस्टिंग कैश रिसीट्स की पोस्टिंग बुक कीपर का काम है। प्रीपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता कर आ रहा हूँ, ये फिर अकाउंटेंट करेगा, बुक कीपर जो है वो उसका पार्ट नहीं है। तो बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज लेजर, जो सप्लायर के आपके जो सप्लायर हैं उनके जो इंडिविजुअल लेजर हैं उसमें रिकॉर्डिंग कौन करेगा, बुक कीपर करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट चॉइस है। राइटिंग ऑफ द सेल्स रिटर्न जर्नल, जो माल वापस आता है जिस किताब में उसे रिकॉर्ड करते हैं उसे सेल्स रिटर्न जर्नल कहते हैं, ये भी बुक कीपर का काम है। तो चॉइस बी जो प्रीपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो राइट चॉइस है। तो गुड्स परचेज नंबर 2 में आते हैं। गुड्स परचेज बाय एना फ्रॉम विंस्टन वर रिटर्न बिफोर दे वर पेड फॉर, कि गुड्स जो एना ने ख़रीदी थी विंस्टन से वो वापस आ गई और उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। वेयर विल एना रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स, एना इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगी? तो देखिए एना क्या करेगी, विंस्टन के अकाउंट को डेबिट करेगी और परचेजेस रिटर्न जो है उसको क्रेडिट करेगी। तो देखिए विंस्टन का अकाउंट कहाँ चला जाएगा, परचेज लेजर में। ये परचेज लेजर जो है एक्चुअली इंडिविजुअल सप्लायर का लेजर कहलाता है, वहाँ चला जाएगा। और परचेज रिटर्न जो है इसकी भी रिकॉर्डिंग होनी है, तो ये जर्नल लेजर के अंदर, जर्नल जिसे कह लें या जर्नल लेजर कह लें, जर्नल लेजर के अंदर इसलिए जाएगा कि इसकी भी रिकॉर्डिंग कहीं तो होनी है ना, तो इंडिविजुअल नहीं होगी। तो जर्नल लेजर कुछ जो भी स्पेसिफिक जिनकी किताबें आप बना रहे हैं, सेल्स जर्नल और आपका ये जो ट्रेड लेजर हो गया, सेल्स लेजर हो गया, ये तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा जो अकाउंट्स हैं वो फिर जर्नल लेजर में जाते हैं। तो ये जो एंट्री है ये परचेज लेजर के अंदर भी रिकॉर्ड होगी और जर्नल लेजर के अंदर भी रिकॉर्ड होगी। तो देखें ये जो जर्नल लेजर ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। और ये देखें सी पार्ट के अंदर जर्नल लेजर एंड परचेजेस लेजर, तो ये राइट चॉइस है आपकी कि परचेजेस रिटर्न जो है वो जर्नल लेजर में चली जाएगी, और ये जो विंस्टन का अकाउंट है ये परचेज लेजर में चला जाएगा। और डी जो परचेजेस लेजर ओनली कह रहा है ये भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट चॉइस है हमारी वो फिर सी चॉइस है। विच डॉक्यूमेंट डज ए ट्रेडर सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर टू समराइजेज द ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ वाला सवाल है कि एक ट्रेडर जो है वो अपने कस्टमर्स को मंथ एंड के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट भिजवाएगा। देखिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई फर्नीचर आउटलेट है, आप फर्नीचर बेचते हैं, आपका कस्टमर है वो आगे ले जाके फर्नीचर बेचता है, आप जब मंथ एंड होगा तो आप उसका अकाउंट चेक करेंगे ना कि आपने कितने का माल उसको बेचा, और फिर उसने वापस कुछ कर दिया, पैसा भी उसने दिया, तो उसका अकाउंट, उसकी पोजीशन है क्या आपकी किताबों में, कितना पैसा आपको उससे लेना है, इसका एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो उसको भेजते इसलिए ताकि अगर कोई गड़बड़ हो रही है, उसकी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है, तो वो रिकंसाइल हो जाए बैंक रिकन्सिलिएशन की तरह। क्योंकि वो भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा कि ऐसा नहीं कि मंथ एंड या बाद में वो आ जाए कि जी नहीं मुझे तो इतने पैसे आपको देने हैं। तो ये रिकॉर्डिंग में
एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि मंथ एंड के ऊपर एक स्टेटमेंट भेजा जाता है और उसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो ट्रेडर जो है अपने कस्टमर को मंथ एंड के ऊपर भेजेगा जहाँ तमाम ट्रांजैक्शन समराइज हो रही होंगी, उस स्टेटमेंट को क्या नाम देते हैं, याद करें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो डी चॉइस जो है नंबर 3 में आपकी राइट चॉइस है। नंबर 4 कहता है एल्डो बाइज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, के एल्डो माल खरीदता भी है और बेचता भी है, लेकिन ये सब उधार होता है। अ चेक रिसीव्ड बाय एल्डो वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, एक चेक रिसीव किया था एल्डो ने, लेकिन वो बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया कि वो हो गया। कि हाउ वुड ही रिकॉर्ड दिस डिसऑनर्ड चेक, वो कैसे डिसऑनर्ड चेक को रिकॉर्ड करेगा। सिंपल एंट्री है कि वो क्या करेगा कि जो जो ट्रेड रिसीवेबल है इसको डेबिट कर देगा दोबारा, क्योंकि क्रेडिट पहले उसने किया था, और बैंक को क्रेडिट कर देगा क्योंकि कैश बुक इसको अपडेट करनी होगी, तो बैंक से ये पैसा तो चला गया, तो बैंक क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसका मकसद हुआ कि क्रेडिट कस्टमर जो है उसको डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। तो जो सी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो राइट चॉइस है आपकी कि क्रेडिट कस्टमर को डेबिट, क्योंकि अब ये पैसा उससे रिसीव करना है, और बैंक क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। वसीम रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, वसीम ने बैंक स्टेटमेंट रिसीव किया। ही फाउंड दैट द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट ट्वाइस, उसे पता चला कि बैंक ने 2 दफ़ा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है इन एरर, गलती से। एंड दैट अ डिविडेंड हैड बीन रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट इसने की हुई थी, उस पर प्रॉफिट मिला है, उसे डिविडेंड कहते हैं, और ये इसके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो जो डिविडेंड है उसको ये क्या करेगा, अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देगा, बैंक को डेबिट करेगा, डिविडेंड इनकम को क्रेडिट करेगा, यानी अपनी कैश बुक को अपडेट करेगा। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन ये है कि जो बैंक में आपका पैसा है आपके हिसाब से, और बैंक वाला जो शो कर रहा है वो स्टेटमेंट भेजता है, जैसे इस वाले सवाल में बैंक स्टेटमेंट भेजा, इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं। आइडियली दोनों जो है वो मैच करने चाहिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बैंक अपने पास रिकॉर्ड नहीं करी है बैंक ने, या आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसे रिकॉर्ड करके से, यहाँ डिविडेंड था, बैंक के पास आया, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, आपको पता चला, अब आप अपनी कैश बुक को अपडेट कर लें, बैंक को डेबिट करें, डिविडेंड इनकम को क्रेडिट कर दें। जो एरर हो गया है इसको आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि बैंक वाले से भी गलती हो सकती है, और बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर इसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में प्लस कर दें, क्योंकि वो जो बैलेंस आपका ज़्यादा वहाँ से ख़त्म हो गया है उसमें इसको ऐड कर दें, ताकि वहाँ आपका बैलेंस बैंक के अंदर बढ़ जाए। और होगा भी यही कि बैंक को जब आप इन्फॉर्म करेंगे तो बैंक आपके अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देगा वहाँ पे। तो एक कहता है कि वसीम देन अपडेटेड द कैश बुक एंड प्रिपेयर्ड ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वसीम ने ये पढ़ के अपनी कैश बुक को अपडेट किया और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया। वेयर डिड ही रिकॉर्ड दीज 2 आइटम्स, कहाँ पर वो ये 2 आइटम्स रिकॉर्ड करेगा, तो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि एक तो अपनी कैश बुक को वो अपडेट करेगा डिविडेंड के लिए, और बैंक एरर कहाँ शो करेगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, और बैंकर को इन्फॉर्म कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि बी चॉइस हमारी जो है लॉजिकली सही है। बाकी देखें, कहता है बैंक रिकन्सिलिएशन, दोनों जगह बैंक रिकन्सिलिएशन इनकरेक्ट है, यहाँ अपडेटेड नहीं करेगा क्योंकि ये तो बैंक वाले की गलती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन आमनाज लेजर, के अमना के लेजर के अंदर सैयद का अकाउंट। तो अमना जो है वो क्या है, अमना के लेजर में सैयद का अकाउंट, अमना ने एक्चुअली सैयद को माल बेचा। सितंबर 1 को बैलेंस बिल्ड ये शो कर रहा है कि अमना को सैयद से $400 रिसीव करने थे, जो माल उधार बेचा था क्रेडिट के ऊपर। सितंबर 14 को सेल्स $600 की, अमना ने सैयद को माल बेचा $600 का। इसीलिए देखें ये रनिंग बैलेंस ऑफ रनिंग जो लेजर होता है इसको रनिंग लेजर भी कहते हैं, रनिंग फॉर्म ऑफ लेजर। ये 400 और 600 देखें प्लस हो गया 1000 हो गया। सैयद ने पेमेंट करी $390 की, और सैयद को डिस्काउंट मिला, अमना ने उसको दिया $10 का, इसलिए देखें 1000 में से ये 400 करके $600 बैलेंस है। तो साल के ओपनिंग बैलेंस सितंबर के अंदर $400 लेने थे अमना को सैयद से, और जब ये महीना मंथ एंड हुआ तो $600 का बैलेंस आ गया। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑन 1 सितंबर अमना और सैयद, कि अमना को सैयद को पैसे देने हैं, ये तो आपको पता है इनकरेक्ट है, क्योंकि सैयद कस्टमर है, सैयद को देने हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑन 14 सितंबर सैयद परचेज गुड्स $600 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमना, बिल्कुल बात सही है। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि सैयद ने माल ख़रीदा, या अमना ने सैयद को बेचा, या सैयद ने माल ख़रीदा $600 का। तो चॉइस बी जो है वो राइट चॉइस है। सी में कहता है 26 सितंबर अमना पेड सैयद,
अमना ने पे करा, ये गलत हो गया। सैयद ने अमना को डिस्काउंट दिया, ये भी इनकरेक्ट है। अभी हम समझ कर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो चॉइस राइट चॉइस है हमारी, वो बी चॉइस है। ये आपका हो गया। नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस, ये बताएं ट्रायल बैलेंस क्या है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, ये सब आ रहे होते हैं। लेजर से बैलेंसेस यहाँ उठ कर आते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर लेजर के बैलेंसेस को जो है वो शो करता है कि लेजर के बैलेंसेस को एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जब स्टेटमेंट फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इसमें सब इंक्लूड होता है, प्रॉफिट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स। जैसे ये कहता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। बी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह रहा है, ये भी अधूरी बात है। सी में अलबत्ता कहता है ये स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस उन्हें पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर लेजर के बैलेंसेस को जहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। डी में कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये भी इनकरेक्ट है। तो सी चॉइस 7 के अंदर आपकी बनती है, जो लॉजिकली आपकी समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ट्रायल बैलेंस डिडंट बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है, डेबिट और क्रेडिट का प्रॉब्लम है। कहता है विच एरर कॉज दिस, ये बताएं कौन सा एरर है जिसकी वजह से ये हुआ। देखते हैं। नंबर ए में कहता है चेक $300 रिसीव फ्रॉम मिस्टर एम ग्रीन वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, क्रेडिट हो गया कैश बुक में। ऐसे देखें चेक आया था ना, तो इसकी एंट्री क्या पास करनी थी, बैंक डेबिट करना चाहिए था, मिस्टर ग्रीन के अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए था। मिस्टेक क्या हो गई, एंड डेबिटेड इन मिस्टर ग्रीन अकाउंट, के मिस्टर ग्रीन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो फिर कंप्लीट रिवर्सल है कि हम क्या करेंगे ऐसे सही करने के लिए, जो इसने मांगा नहीं है हमसे तो कहता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है। देखिए आपने डेबिट और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करा और आपने अमाउंट भी रिकॉर्ड करा पूरा, तो ऐसे तमाम चीज़ें याद रखिएगा जिसके अंदर एंट्री चाहे इनकरेक्ट हो गई हो लेकिन अमाउंट भी आप लिख रहे हैं और किसी अकाउंट को डेबिट भी कर रहे हैं और किसी को क्रेडिट भी कर रहे हैं, तो नॉर्मली उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्रीमेंट में होगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। तो ये वो एरर नहीं है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ये इनकरेक्ट चॉइस है क्योंकि इसमें डेबिट भी मौजूद है। ठीक है आपने डेबिट नहीं करा, क्रेडिट कर दिया, मिस्टर ग्रीन का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट आ जाएगा $300 से और क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल हो गए ना, पूरी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ है यहाँ पे। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्रीमेंट रहता है। नंबर बी में कहता है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम जे ब्लैक्स से $750 की चीज़ें खरीदी थी, वॉज डेबिटेड इन द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को आपने रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट करा, सही करा, एंड क्रेडिटेड इन जे ब्लैकशाज अकाउंट, ब्लैकशाज के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। आप जे ब्लैक को आपने क्रेडिट नहीं करा, जे ब्लैकशाह को कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी तो आपने रिकॉर्ड करी क्रेडिट साइड के ऊपर और परचेजेस डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करी, तो इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों मौजूद हैं, अमाउंट भी मौजूद है। रेपियर्स $500 वॉज डेबिटेड इन द प्रीमिसेस अकाउंट, के रेपियर $500 की प्रीमिसेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, तो एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उसको डेबिट नहीं करा, इसको डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो इसकी वजह से भी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस का। अलबत्ता डी में कहता है द सेल्स जर्नल वॉज ओवरकास्ट बाय $100, $1,000 से सेल्स जर्नल क्या होता है, जहां आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्रेडिट सेल्स फॉर एग्जांपल $5,000 की थी, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी, आप सेल्स लेजर के अंदर जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स लेजर में आपने ट्रेड रिसीवेबल 5,000 से रिकॉर्ड किया, ये क्योंकि ओवरकास्ट हो गई है तो सेल्स क्रेडिट साइड के ऊपर 6,000 की शो होगी क्योंकि 1,000 से ओवरकास्ट हो गई। तो अब डेबिट साइड के ऊपर तो 5,000 पड़े हुए हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स शो कर रही है 6,000, ये एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये फिर ओवरकास्ट की वजह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट चॉइस हमारी डी चॉइस है। ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होगी और डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एलिस इज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 सितंबर, एलिस का फाइनेंशियल ईयर 31 सितंबर को एंड हो जाता है। द बैलेंस इन हर बुक्स ऑन 1 जनवरी इंक्लूडेड द फॉलोइंग, 1 जनवरी को उसकी किताबों के अंदर ये बैलेंसेस शो हो रहे हैं। कमीशन रिसीव्ड का डेबिट बैलेंस है, लेकिन कमीशन रिसीव्ड का डेबिट बैलेंस का मकसद आप समझ रहे हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो ये शो कर रहा है कि इनकम तो आपने अर्न कर ली
लेकिन ये पैसा आपको मिला नहीं है। ये कमीशन, यू हैव टू रिसीव द कमीशन फ्रॉम योर कस्टमर्स, फ्रॉम योर क्लाइंट। क्या आपको क्लाइंट से ये पैसा रिसीव करना है, उसका मकसद है डेबिट बैलेंस एसेट को शो करता है। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपकी। कौन सी इनकम है? इनकम आउटस्टैंडिंग के जो इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग है, अभी मिलना बाकी है, तो आपका एसेट है, डेबिट बैलेंस एसेट को शो करता है। रेंट रिसीवेबल, जो रेंट था वो क्रेडिट शो कर रहा है। रेंट रिसीवेबल जब क्रेडिट शो करेगा, इसका मकसद है आपके टेनेंट ने आपको एडवांस के अंदर रेंट दे दिया, तो ये लाइबिलिटी को शो करता है कि प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम का मकसद क्या है कि आपने एडवांस के अंदर ये पैसा रिसीव कर लिया है अपने टेनेंट से, और ये लाइबिलिटी को शो करता है। तो इनकम प्रीपेड कह लें इसको आप। तो कहता है कि व्हाट डू दीज बैलेंसेस रिप्रेजेंट, ये बैलेंसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कमीशन रिसीव्ड एंड रेंट रिसीवेबल। तो ये कहता है इनकम आउटस्टैंडिंग, ये बात तो सही है, कमीशन रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग है, लेकिन रेंट रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये तो एडवांस में मिला है। ये इनकम प्रीपेड है कि पहले से आ गई है आपके पास इनकम। तो बी चॉइस में देखें तो इनकम आउटस्टैंडिंग और इनकम प्रीपेड, ये बिल्कुल इसने सही लिखा है। सी में तो देखें रेंट रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, इनकम प्रीपेड तो है, लेकिन ये भी इनकम प्रीपेड लिख रहा है, तो ये सब इनकरेक्ट है। चॉइस बी लॉजिकली आपकी जो है वो करेक्ट है, और उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी कि कमीशन रिसीव का डेबिट बैलेंस शो करेगा कि ये वो इनकम है जो कमा तो ली है, आपने अर्न कर ली लेकिन पैसा नहीं मिला। और रेंट रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कि ये वो पैसा है जो एडवांस के अंदर आपके टेनेंट ने आपको दे दिया, प्रीपेड इनकम। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। मोटर रिपेयर्स $250 हैव बीन पोस्टेड इन एरर टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। कि मोटर रिपेयर्स आपकी $250 की थी, वो गलती से आपने मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी। मोटर व्हीकल अकाउंट क्या है? आपका नॉन करंट एसेट्स है। तो एक तरफ तो नॉन करंट एसेट्स जो है आपका ओवर स्टेटेड हो गया कि ज़्यादा शो कर रहा होगा, दूसरी तरफ ये मोटर रिपेयर एक्सपेंस जो है ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि आपका जो प्रॉफिट है, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो प्रॉफिट भी आपका ओवर स्टेटेड है। एक तो आपका नॉन करंट एसेट्स ओवर स्टेटेड है, ज़्यादा शो कर रहा है आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट है आपका, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो $250 से आपका प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। तो अगर हम चॉइस ए के अंदर देखें इत्तेफाक से, तो प्रॉफिट में भी ओवर स्टेटेड, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर नॉन करंट एसेट्स, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है, अभी हम समझ कर आ रहे हैं, और नॉन करंट एसेट्स भी हमारा ओवर स्टेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी ए चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी। यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और ये जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसकी आप प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को इत्मीनान से सुने बैठकर पूरा, और फिर उसके बाद इसे बंद करके ये तमाम क्वेश्चन जो है लॉजिकली तौर पे इसकी राइट चॉइस को खुद टिक करें आप बैठ के। अगर आपसे ये टिक हो जाता है ढंग के साथ, तो इसका मकसद है कि आपने सही समझा, इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 जब यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और इन द मीन टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।